हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। रिवीजन वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज़। और ये हमारा टोटल 6 मार्क्स का आएगा फाइनल पेपर में, जिसमें 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन ये केवल हमारे पास अब 6 मार्क्स के लिए रह जाता है। तो हमें इसमें से सिलेक्टेड पोर्शन करना पड़ेगा, जो कि 1 घंटे में 1-1.25 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इसमें कवर करवा सकूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। अगर y हमारा कोई फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, ध्यान रखना। तो dy बाई डी एक्स, यानी कि जब हम y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या मतलब है? वैसे तो हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि x में y में जो चेंजेज आए हैं ड्यू टू x, y की वैल्यू में जो चेंजेज आए हैं बिकॉज ऑफ x, उनका रेट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y में आने वाले चेंजेस का रेट किसकी वजह से? x की वजह से। अब आपको यहाँ 2-4 बातें ध्यान रखनी कि dy बाई डी एक्स का मतलब है y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी टी का क्या मतलब है? dy बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। dA बाई डी आर का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r। अब आप कहोगे ये a क्या है, r क्या है? मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस जितना कम होगा सर्कल का एरिया उतना ही कम होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा सर्कल का एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स द एरिया इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन रेडियस। क्लियर है? तो एरिया किसका फंक्शन हो गया? रेडियस का। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा dA बाई डी आर। ऐसे ही दूसरी बात और देखें, मान लीजिए कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम उसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, लेकिन जैसे जैसे रेडियस कम या ज़्यादा होता है, टाइम भी कम या ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ टाइम पे भी डिपेंड करती है। सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो, तो ds बाई डी टी, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बेसिक सी बात आपने समझनी है कि एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये हमारा इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। और इसको अप्लाई करके अब हम कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं जो 1 मार्क में आपके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 एग्जांपल्स लेती हूँ और ये दोनों ही आपके 1 मार्क के लिए हैं, बस 4 मार्क्स के लिए नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज। एक तो जिन बच्चों को इसकी थोड़ी सी कम समझ है, मैं उन्हें साफ तौर पर बता दूं कि जहां रेट ऑफ चेंज आ गया, इसका मतलब हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी है। ये पूरा चैप्टर ही डिफरेंशिएशन का है, क्योंकि इसका नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो हमने डिफरेंशिएशन करनी है, किसकी करनी है? ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के एरिया के डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, आर के रिस्पेक्ट में। तो एरिया हो गया a और उसको डिफरेंशिएट करना है r में, तो हमें निकालना है dA बाई डी आर जब रेडियस 5 है। और ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो बिल्कुल 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर r किसी सर्कल का रेडियस है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। आपने इसको ऐसे ही डील करना है, अगर मैं a को y ले लूँ तो ये हो जाए पाई एक्स स्क्वेयर। क्लियर है? तो a y है और ये r है, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA बाई डी आर 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ये आ गया हमारा कि एरिया में इतना रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर। अगर रेडियस में 1 सेंटीमीटर का चेंज आता है तो एरिया में इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का चेंज आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, जब r 5 हो तो यहाँ लास्ट में आपने r की जगह 5 रख देना है, तो 5 रखिएगा तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 5, यानी 10 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब आप नीचे देखो, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें काफ़ी चेंजेस है। क्या चेंजेस है, ध्यान से समझे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स
रेडियस r व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर। आपको देखने में कोई फर्क नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं ऑप्शंस पे जाती हूँ, ध्यान देना, तो ऑप्शंस हैं 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थोड़ा बहुत जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा उन्हें समझ भी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाता है एरिया को और सेकंड दिखाता है टाइम को, यानी एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। छोटी सी बात आपने समझ लेनी है कि जब भी आप किसी भी सर्कल के रेडियस को कम या ज़्यादा करोगे तो एरिया भी कम या ज़्यादा होगा, लेकिन वो केवल रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम के साथ रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एरिया जो है वो रेडियस के साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये एक तरह से आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म, चेन रूल बल्कि आपका हो जाता है कि एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और रेडियस किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। तो हमें अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा dA/dt, इधर आ जाओ 2 पाई आर, और ये आ जाएगा dr/dt, ठीक है, dr/dt। तो अब आपने ये ध्यान देना है कि अब ये थोड़ा इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि इसने कहा कि रेडियस 3 है और dr/dt हमें दे नहीं रखा, r t पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं दी गई है। हमें ये क्वेश्चन अब आपका यहाँ इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? आप ना अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेना, उसमें इस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन है कि हमें अब यहाँ पर dr/dt भी देना चाहिए था, dr/dt की रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए कि dr/dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सपोज कर लिया मैंने कि रेडियस 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, तो उस वैल्यू को पहले आप यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2, यानी कि 4 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और फिर आप उस वैल्यू को रखोगे यहाँ 3, तो यहाँ मैं 3 रखूंगी तो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैं यहाँ जो बात आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर ये देखना है कि रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में है। अगर वो टोटली रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो dA/dr निकाल दिया, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में है तो आपको dA/dt निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको dr/dt की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम फटाफट से। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। देखो मैं आपको बता दूं, इंक्रीजिंग आ जाए, डिक्रीजिंग आ जाए, रेट ऑफ चेंज आ जाए, सब में आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। मोटी सी बात है, चैप्टर ही डिफ्रेंशिएशन का है। अब ये ध्यान रखना किसको किसके रिस्पेक्ट में करना है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, रेडियस का मतलब आर, इंक्रीज हो रहा है का मतलब आर की डिफ्रेंशिएशन करनी है, एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया रेडियस, और सेकंड का मतलब हो गया टाइम, यानी कि हमने रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, यहाँ करना नहीं है, करके यहाँ पर दे रखा है कि dr/dt हमें दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में किसी सर्कल का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर बढ़ता है। द रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब फिर से क्या करनी है? डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस की डिफरेंशिएशन करनी है इज, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि। सरकमफ्रेंस को सी ले लो, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करें या विद रिस्पेक्ट टू टी करें, ये विचार करने वाली बात है। तो आप ये देख लेना कि यहाँ dr/dt दे रखा है और बाई चांस ऑप्शन ना दे रखा हो तो, यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पीछे सेकंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। ऐसे बातों को पकड़ना है आपने कि पीछे सेकंड दे रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। नहीं आंसर दे रखा हो तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो। dc/dt इज इक्वल टू 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, r को t में करोगे तो dr/dt हो गया। dr/dt की वैल्यू 0.7 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.7, 7 दूनी 14, 1.4 पाई हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा सरकमफ्रेंस की रेट ऑफ चेंज का। मिला लीजिएगा। एज ऑफ ए क्यूब, एज ऑफ ए क्यूब, क्यूब क्या होता है? कोई भी लूडो की डाई ले लीजिए तो वो क्यूब की शेप में हो जाती है। उसका किनारा मान लीजिए x है, x ले लिया हमने, x है, इंक्रीज कर रहा है यानी x की डिफरेंशिएशन करनी है।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है तो dx बाई dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी क्यूब की एज x है तो उसकी रेट ऑफ चेंज यानी उसकी डिफरेंशिएशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान दें, रेट ऑफ चेंज यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स वॉल्यूम यानी v हमने निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की वॉल्यूम होती है x क्यूब, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम यहाँ करेंगे dv बाई dt हो जाएगा 3x स्क्वेयर और x को फिर करोगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt 2 दे रखा है, यहाँ 2 रख देना, 2 को 3 से गुणा करोगे 6x स्क्वेयर आ जाएगा। लेकिन अब उसने कहा है कि जब एज का मतलब x की वैल्यू जब 3 हो तो यहाँ 3 रख देना, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस मैंने राइट नहीं किया, हम थोड़ा जल्दी करेंगे इनको कवर। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके 2 एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में भी है कि रेवेन्यू फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन होगा। रेवेन्यू मीन्स इनकम, कॉस्ट माने उस पर जो खर्चा लगता है किसी भी प्रोडक्शन को करने में, हमें रेवेन्यू फंक्शन दे दिया जाएगा और एक शब्द ये आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू की डिफरेंशिएशन और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स वो प्रोडक्ट है जो हम कंपनी प्रोडक्ट कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये आपको आर एक्स दे दिया और कह दिया मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस फंक्शन को उठा के विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देना है। 2 3 जा 6x प्लस 36 हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गई। लेकिन कब निकालनी है, जब x 5 है तो उसमें 5 रख देना, 5 6 जा 30, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, पूरी डिटेल नहीं लिख रही हूँ। तो 66 आपकी मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। मैंने कोशिश की है कि एक्सरसाइज 1 में से 6.1 में से कुछ हमारे पास 6 एग्जाम्पल हैं, तो 3 से 4 एग्जाम्पल मैंने कवर कर दिए हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन लगभग मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है क्योंकि हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बच जाता है। तो इस बेस पर आप प्रीवियस ईयर के और NCERT के सारे 1 मार्क के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बीच में वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक्सरसाइज 6.2 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जल्दी से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर x1 x2 से लेस है और f of x1 f of x2 से लेस या इक्वल हो जाए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दे रखा है एक्स स्क्वायर, मैं जल्दी से यहाँ इसकी टेबल बना के आपको दिखाती हूँ। x और fx, ध्यान दीजिएगा, x को मैंने 1 लिया तो ये भी 1 बनेगा, इसको 2 लिया तो ये 4 बनेगा, इसको 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9। ध्यान देना, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है x1 x2 से छोटा है, ध्यान देना, तो इसकी जो इमेज है वो भी इससे छोटी है। 2 3 से छोटा है तो 4 9 से छोटा है। जैसे जैसे हमारी जो है प्री इमेज बढ़ती जा रही है तो हमारी इमेजेज भी बढ़ती चली जा रही हैं। मीन्स 2 वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं और दोनों में सेम रेशियो चल रहा है, दोनों इकट्ठी बढ़ रही हैं या इकट्ठी घट रही हैं, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। इसी में एक डेफिनेशन और आ जाती है कि एनी फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगी, डिक्रीजिंग के लिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। थ्रू आउट आप समझ जाइएगा कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर यहाँ इक्वालिटी ना हो, ठीक है। जो इंक्रीजिंग का ग्राफ है वो थोड़ा ऐसे जा सकता है कि इंक्रीज हुआ, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ होगा वो एकदम ऐसे बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें कहीं इक्वालिटी की कोई साइन नहीं होगा। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन जस्ट आपने समझनी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस। डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर x1 x2 से छोटा है लेकिन उनकी इमेजेस अपोजिट साइन है कि x1 पर फंक्शन की इमेज f of x1 f of x2 से बड़ा हो जाए। जैसे मैंने ये ले दिया 1/x, x और fx यहाँ मैं ले रही हूँ। x को मैंने 1 लिया तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन x को मैंने 2 लिया तो ये 1/2, x को मैंने 3 लिया तो 1/3। वैल्यूज बढ़ती जा रही है, इमेजेज घटती जा रही है। वैल्यू जो है डोमेन में 2 से 3 वैल्यू दी, लेकिन जो रेंज आ रही है वो 1/2 से 1/3 कम होती जा रही है। तो ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है, ये घटती जा रही है, दोनों में अपोजिट रिलेशन है,
दो चीज़ों में स्पीड जितनी बढ़ेगी टाइम उतना कम लगता है हमें पहुंचने में, अपोजिट रिलेशन है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन का हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। स्ट्रिक्टली के लिए वही कंडीशन आ जाती है कि इक्वालिटी का साइन नहीं है, कहीं कोई इक्वालिटी का चांस किसी भी वैल्यू पर नहीं है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर थोड़ी बहुत इक्वालिटी का साइन है तो ओनली इंक्रीजिंग, और सेम हमारा डिक्रीजिंग आ जाएगा, और सेम हमारा इंक्रीजिंग पे लगता है कि अगर इक्वालिटी का साइन है तो इंक्रीजिंग, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो डिक्रीजिंग। ये तो है बेसिक सी बातें, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, और मैं आपको बता चुकी हूं कि जो क्वेश्चन है वो सब हमने डिफरेंशिएशन पूरे चैप्टर में थ्रू आउट डिफरेंशिएशन करनी है। अगर इसके किसी क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएशन नहीं की तो समझ लो हम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बात को कैसे जांच करें कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ये कहता है कि अगर f कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल, आप यहीं ध्यान देना भाई, f कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ये चीज़ें हम रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम में अप्लाई करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो दो बातें आपने ध्यान रखनी है, इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, मैंने लिख दिया है। अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डेप्थ में नहीं जाना है अब आपने। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा किसी इंटरवल में अगर उसकी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो इंटरवल के हर पॉइंट पर। ए बी कोई इंटरवल है और उसके हर पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर किसी इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर किसी इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0 है तो वो फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मैंने ले लिया f(x) = 5, तो अब आप यहाँ जब इसकी टेबल बनाओगे तो x 1 है, 2 है, 3 है, तो y ने हर हालत में 5 ही रहना है, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाना है, 0। तो कांस्टेंट, इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा खिंच जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है भाई। तो ये आपने 3 बातें ध्यान रखनी है, और इन्हीं के बेस पर अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। 1 मार्क में भी देखना है, और इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है। ये जो भी एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ ले रही हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले रही हूँ। ये जस्ट आपके लिए एक डेमो है, मींस भाई अलग अलग टाइप के मैंने लेने की कोशिश की है। इनमें स्टेटमेंट्स चेंज करके कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको एक पैटर्न, एक मेथड का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि log of sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द फॉलोइंग इंटरवल। 4 इंटरवल दे दिए और ये पूछ लिया कि ये फंक्शन इन चारों में से किस में डिक्रीज कर रहा है, हमें डिफरेंशिएट करना है। ये फंक्शन है, इसको fx नाम दे दिया। अब मैंने लिया इसका डेरिवेटिव, log sin x का डेरिवेटिव होगा 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, cos/sin आपका हो जाएगा cot x। समझ गए मेरी बात को? यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो आ गया कोटेंजेंट x। जिस इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव होगी उसी इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये लॉजिक आपने समझना है कि डेरिवेटिव जहां लेस देन 0 होगा। अब देखो भाई, कुछ नहीं करना, पेन नहीं उठाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोटेंजेंट नेगेटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट नहीं, 0 to पाई, 0 to पाई में तो आधे में पॉजिटिव होता है, आधे में नेगेटिव होता है। तो हमारा डेरिवेटिव इसमें नेगेटिव है तो कोटेंजेंट x इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो ये तरीका समझना है आपने कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया उसको डिफरेंशिएट करो और दिए गए इंटरवल में चेक कर लो कि कहाँ पर वो पॉजिटिव है तो उसमें इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पे नेगेटिव है उसमें डिक्रीजिंग होगा। यहाँ उल्टा है, इंटरवल दे दिया, Which of the following function is strictly increasing on 0 to π/2। ध्यान देना, 0 to π/2 का मतलब है पहला क्वाड्रेंट, ठीक है भाई, ये वाला। इसमें इन चारों में से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब कई बच्चे भूल जाते हैं बात को, वो इन्हीं को देख लेंगे फंक्शन को, फंक्शन नहीं देखना। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, जो कभी भी पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर ने पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव के आगे माइनस का साइन है तो ये तो हर हालत में नेगेटिव रहेगा, कैंसिल हो गया। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, ध्यान देना मेरी बात पर।
अब साइन एक्स पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। हमसे डिक्रीजिंग नहीं पूछा, इंक्रीजिंग पूछा है। तीसरे पे आ जाओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, और पहले क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। जब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो ये पार्ट हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है, इसको आप छोड़ सकते हो। नहीं तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन बनेगी वो बनेगी -2 sin 2x। अब ये 2x आपको देखना पड़ेगा। 2x का मतलब इसका डबल, इसका डबल का मतलब 0 से पाई, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है तो उसके आगे माइनस लग गया, तो ये भी लेस देन 0 आ गया। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। और थर्ड देखें, अब आप इंटरवल आपने निकालना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये दोनों जो ऊपर अभी मैंने कराए हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके चल रहे थे, तो उसमें तो आपने सिर्फ ऐसे क्वाड्रेंट वाइज कर लेना है। अब ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल x² इंटू e⁻⁻x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ये पूछ रहा है। तो ये आपको फंक्शन दे दिया, बहुत ध्यान से देखना है, x² e⁻⁻x दे दिया। ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। दोनों में से x इंटू e⁻⁻x कॉमन ले लो। x कॉमन आया, माइनस है, यहाँ बचा -x और यहाँ बचा 2, तो ये बन गया e⁻⁻x इंटू x इंटू 2 - x, ये आ गया डेरिवेटिव। क्लियर है? हमारा फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है हम ये नहीं देखेंगे, हम अपने डेरिवेटिव को पकड़ते हैं, हम इंटरवल निकालते हैं, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मेरा डेरिवेटिव होगा 0 से बड़ा। अब ये 0 से बड़ा कब होगा, 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, e⁻x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो बच गए ये दोनों, बच गए ये दोनों। तो क्या होगा, ये दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, जब x पॉजिटिव हो और 2 - x भी पॉजिटिव हो, या x भी नेगेटिव हो और 2 - x भी नेगेटिव हो। भाई 2 नंबर की गुणा पॉजिटिव कब होती है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब ये पॉजिटिव का मतलब x 0 से बड़ा, x को इधर ले जाओ, 2x से बड़ा, यानी x 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, हमने स्ट्रिक्टली के लिए कर दिया है, स्ट्रिक्टली नहीं है तो यहाँ इक्वल टू का आप साइन लगा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, x 0 से बड़ा छोटा है और 2 इज लेस देन इक्वल टू x। x 0 से छोटा है और 2 या 2 से बड़ा है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। 0 1, 2 से बड़ा 0 से छोटा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इंटरवल तो है नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 0 to 2। तो ये 3 मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देकर कोशिश की है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल दे रखा है तो कैसे करें, इंटरवल निकालना है तो कैसे करें। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ 4 मार्क्स के लिए। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और आपने पूरी रियल लाइन को ऐसे इंटरवल्स में बांटना है जिसमें आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है? पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपने पैटर्न को, क्वेश्चन के मेथड को समझने की कोशिश करनी है। आपको इंटरवल निकालना है। फंक्शन लिया, फंक्शन की कर दी आपने डिफरेंशिएशन, 15x² - 15 2 जा 30x - 120। क्लियर है? इसमें से जितना कॉमन निकल सके वो ले लो। 15 हमने कॉमन ले लिया तो ये बना x² - 2x - 8, 15 8 120, ये आ गया डेरिवेटिव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो है, मैंने क्या बताया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सॉरी, लेकिन एक बात मैंने ये भी बताई थी कि जहाँ फंक्शन 0 होता है, ठीक है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कोई ग्राफ है आपका और ये ऐसे चल रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये स्टेबल हो गया है।
क्लियर है। तो यहाँ फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। उससे आगे या पीछे साइन एक्स को ही हम ले लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ आपको जल्दी से साइन एक्स का एक ग्राफ ऐसे ही बनाकर दिखा दूँ फटाफट से, 0 पे 0 और ये चलता है साइन एक्स का ग्राफ, आप देखेंगे तो 0 पे 0 होता है, π/2 पे आपका 1 होता है ये, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। इधर ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज होके जा रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये पैटर्न हमने समझना है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन करनी है, फिर आपने डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि उससे हमें वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे जिन पर हमारा कर्व टर्न करेगा। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर बार बार हो रहा है, इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो टिकेगा ना वो 1 सेकंड के लिए। सिंपल लोकल भाषा में कहूँ, आप ऐसे चढ़ रहे हो और उतर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक रेस्ट पॉइंट तो आएगा ना। वो रेस्ट पॉइंट ढूंढ लो और उस रेस्ट पॉइंट के अगल बगल में ही आपका फंक्शन या तो इंक्रीजिंग मिलेगा या डिक्रीजिंग मिलेगा। समझ रहे हैं? रेस्ट पॉइंट नहीं बोलते, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपको दे दिया जाता है तो आपने उसकी डिफरेंशिएशन करनी है और उसके बाद आपने उसकी डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखना है और फैक्टर कर लेने हैं। तो 15 × x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। 15 तो एज इट इज, इसके फैक्टर 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2। ये मेरे ख्याल से ये बनने चाहिए x + 4 x - 4 और x + 2 इज इक्वल टू 0। -4x + 2x, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये फैक्टर हमने इक्वल टू 0 कर दिया। 15 इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो या तो x - 4 0 है या x + 2 0 है। तो x की वैल्यू या तो 4 है या x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 है। यानी कि ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा फंक्शन, ये स्टेशनरी वैल्यू है। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन भैया रेस्ट कर रहा है, ना वो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। इसको ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। -1 -2 1 2 3 4, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आपका फंक्शन रेस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसका ग्राफ हो सकता है कि ऐसे आ रहा हो और ऐसे जा रहा हो। तो यहाँ इसने रेस्ट करा, इसके बीच में डिक्रीज हुआ, यहाँ इसने फिर रेस्ट करा, फिर इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा हो कि यहाँ डिक्रीज हो रहा हो, हल्का सा रेस्ट करके यहाँ तक इंक्रीज हो रहा हो। समझे मेरी बात को? यहाँ तक जाएं आप और यहाँ से फिर डिक्रीज हो रहा हो। मतलब हमें ये नहीं पता कि इन इंटरवल में बिहेवियर क्या है, बस ये पता है कि इन दोनों पे हमारा फंक्शन रेस्ट पे है, स्टेशनरी पॉइंट है। तो हमें अब आप ये देखो कि ये नंबर लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए जो स्टेशनरी हैं। तो इस नंबर लाइन के कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फंक्शन लिया, डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखा। अगर हमारे 2 पॉइंट आते हैं तो हमारी नंबर लाइन 3 हिस्सों में बट जाएगी। 3 पॉइंट आते हैं, नंबर लाइन 4 हिस्सों में बट जाएगी। 4 पॉइंट आते हैं, नंबर लाइन 5 हिस्सों में बट जाएगी। ये -2 है और ये 4 है। 3 हिस्से कौन कौन से हुए? एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा ये होता है। तो नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ हम लिख देंगे रियल लाइन इज डिवाइडेड इन 3 इंटरवल्स। ठीक है, 3 इंटरवल बन गए हैं। पहला इंटरवल -2 से छोटा है, यानी कि -∞ से 2 तक। दूसरा इंटरवल 2 से 4 तक है, नहीं -2 से 4 तक है, -2 से 4 तक है। और तीसरा इंटरवल आपका 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? ये 3 इंटरवल बन गए। अब आप चाहो तो इनके लिए टेबल बनाकर इन तीनों में फंक्शन का बिहेवियर चेक कर सकते हो। चाहो तो तीनों केसेस को बारी बारी से भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो मैं इन तीनों केसेस को यहाँ बारी बारी से डिस्कस करने जा रही हूँ। केस नंबर 1, जब x -∞ से 2 के बीच में है, x जो है वो -∞ से 2 के बीच में है, तो मुझे क्या देखना है? भूल मत जाना, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, इसके ना यहीं पे टुकड़े कर लेना। भाई फैक्टर करना बहुत ज़रूरी है, फैक्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो f' x है ना,
इसका अब मैंने साइन चेक करना है कि इस इंटरवल में इसका साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कहो तो मैं टेबल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तीनों की जो वैल्यूज़ है वो हमें आसान पड़ जाएंगी, थोड़ा सा हमारा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ मैं ले लेती हूँ इंटरवल। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, यहाँ मैंने ले लिया f डैश x। अब एक बात को समझो, f डैश x के ये 3 टुकड़े हो रहे हैं, 15 तो पॉजिटिव है तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इन दोनों पे बात आती है। तो ये हो गया 15 इंटू x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, और इसके कर लिए 2 हिस्से। पहला मैंने कर लिया x माइनस 4, दूसरा मैंने कर लिया x माइनस 2, तो तीसरा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है पूरे f डैश x की। पूरा f डैश x का साइन कैसा होगा? ठीक है, x माइनस 4 एक्स प्लस 2, और लास्ट में फिर हम लिख देंगे कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है? ये टेबल समझ आ रही है आपको? तो यहाँ हम लिख देंगे नेचर ऑफ f(x). क्लियर है? चलने आगे आगे बढ़े, इसको समझने की कोशिश करना। 3 इंटरवल हैं। पहला इंटरवल है -∞ से 2 तक। ठीक है, -∞ से -2, भाई -2 मैं गलती कर रही हूँ, -∞ से -2 है, -2 था वो पॉइंट। तो आप यहाँ अब ये समझने की कोशिश करो कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे। तो इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, -2, और इसके बीच में मैंने ले लिया -3। जब मैं यहाँ x को -3 लूँगी तो -3 -4 -7, यानी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब मैं यहाँ -3 लूँगी, ठीक है भाई, कुछ गलती ज़्यादा ही चल रही है, प्लस आ जाएगा। ठीक है, -3 + 2 कितना आ जाएगा? -1, ये भी आ गया नेगेटिव। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को भाई। इस इंटरवल में हमने लिया, तो मैंने यहाँ ले लिया लेट x इज इक्वल टू -3, यहीं दिखा दो। x को जब मैंने -3 लिया तो ये बन गया -3 -4 -7 यानी नेगेटिव, -3 + 2 यानी -1 यानी नेगेटिव। f डैश x के 3 टुकड़े थे। पहला टुकड़ा 15 था जो कि पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया। तीनों मिलकर ओवरऑल बिहेवियर f डैश x का क्या आया? पॉजिटिव आया, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। और जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग। आपने लैंग्वेज लिखनी है वहां पर। अब हम ले लेते हैं दूसरा इंटरवल। दूसरा है -2 से 4 तक का। ठीक है, -2 से 4 तक का। तो -2 से 4 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, चाहे पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2 ले लिया, तो मैंने ले लिया लेट x इज इक्वल टू 2। इस पे ध्यान देना, x को 2 लिया तो ये बना 2 - 4 यानी -2 यानी नेगेटिव। यहाँ 2 रखा है तो 2 + 2 + 4 यानी पॉजिटिव। f डैश x के 3 टुकड़े थे, पहला पॉजिटिव आया, दूसरा नेगेटिव आया, तीसरा पॉजिटिव आया। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बन गया। तो हमारा जो f डैश x है वो 0 से छोटा आ गया। f डैश x नेगेटिव है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। एंड एट लास्ट मैं ले रही हूँ थर्ड इंटरवल 4 to ∞। 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो। मैंने x को ले लिया 5, तो यहाँ 5 रखूँगी तो 5 में से 4 गए, 1 आएगा। तो ये फंक्शन का ये टुकड़ा पॉजिटिव आ रहा है। x + 2 मैं 5 रखती हूँ तो 5 + 2 7 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके ये जो 3 टुकड़े हैं इसमें 15 पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तीनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमारा जो f डैश x है वो पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये 2 इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और एक में डिक्रीजिंग है। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए, इंक्रीजिंग पूछा जाए तो वो इंटरवल लिख दो, डिक्रीजिंग पूछा जाए तो वो इंटरवल लिख दो। तो क्लियरली f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन सिर्फ एक ही इंटरवल है और वो है -2 to 4। अब मैं इंक्रीजिंग का भी बता देती हूँ। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दोनों पे है तो हम दोनों की यूनियन लगाएंगे, -∞ to -2 यूनियन 4 to ∞। तो ये मैंने आपको 4 नंबर के लिए समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पैटर्न समझ आया होगा और 99% होप रहेगी कि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन ही मिले। तो ये मेथड आपका पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए रहेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करने का।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो मोनोटॉनिक फंक्शन कहलाता है, मोनोटॉनिक। क्लियर है? टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? एक लाइन होती है, बहुत जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, इस कर्व पर ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर अगर ये एक स्पर्श रेखा एक टेंजेंट जा रहा है तो ये एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है इसके इक्वेशन को फाइंड करने की। तो कर्व की इक्वेशन हो गई y = fx। अब ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन हमने +1 में सीखी हुई है कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से पास करती है और उसका स्लोप m है, बहुत ध्यान से सुनना, तो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = m, यानी कि स्लोप इंटू x - x1। क्लियर है? हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि हमें कोई भी कर्व दे रखा होगा और उस पर किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मान लो यही पॉइंट है P, तो ये हो गया x1 y1, तो ये पॉइंट इस लाइन पे आ गया, तो पॉइंट तो हमें मिल गया। अब बच गया इस टेंजेंट का स्लोप निकालना। तो यहाँ आप एक छोटी सी बात को समझ लें, बार बार मैं कह रही हूँ वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बिना डिफरेंशिएशन के कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो ये कोई फंक्शन है y = fx, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है y की विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी जनरल पॉइंट xy, ठीक है। अगर कोई कर्व आपको दे रखा है, आप उसकी डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपको टेंजेंट का स्लोप इन जनरल मिल जाएगा। उसमें जब आप इस पॉइंट को पुट करोगे तो उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। स्लोप यहाँ से आ गया, पॉइंट आ गया, आपने उठा के टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देनी है। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से स्लोप का। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ध्यान देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकालना है, कर्व है x³ - x एट द पॉइंट x = 2। ये हमें कर्व दे रखा है, मान लो यही कर्व है और इस पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कब? जब x की वैल्यू कितनी है? 2 है। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। कितना आ गया? 3x² - 1। इसमें x की जगह क्या रख दो? उठा के 2 रख दो। 2 रखोगे 2 दूनी 4 × 12 में से 1 गए 11। ये 11 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2। ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। उसमें क्या करेंगे, आपको कोई भी कर्व दे देंगे और किसी पॉइंट पर उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप पूछेंगे। आपने क्या करना है? डिफरेंशिएशन करनी है और वो पॉइंट उसमें पुट कर देना है, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। क्लियर है? एक नंबर का हो गया। अब यहीं पे मैं आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल कर दिखा देती हूँ साथ साथ, ठीक है। जल्दी से समझने की कोशिश करें, हम बेसिक्स बस डिस्कस कर रहे हैं फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके पास ये तो आ गया टेंजेंट का स्लोप, m आ गया 11। अब हमें चाहिए पॉइंट में x की वैल्यू तो पता है, y की तो नहीं पता, y की निकाल लो भाई। x इसी पे तो लाई कर रहा है, ये कर्व है, यहाँ x 2 है तो इसके अंदर x की जगह 2 रख दो, तो y कितना हो जाएगा? 2³ - 2, 8 में से 2 गया 6, तो x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 6, स्लोप आ जाएगा 11। तो टेंजेंट की इक्वेशन उसकी हेल्प से क्या बन जाएगी? y - 6 = 11, 11 × x - 2, y - 6 = 11x - 22। सारा अरेंज कर दो। 11x - y 6 जमा का 12 में से 6 के -16, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ आएगा। कर्व दे रखा है, पूरा पॉइंट भी नहीं दे रखा, x की वैल्यू दे रखी, डिफरेंशिएट करो, उसको पुट करो, स्लोप आ गया, खत्म क्वेश्चन। लेकिन अगर टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है तो इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर रख दो, y भी आ जाएगा। पॉइंट 2 से बनता है, x और y से, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, y - y1 को यूज करके आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। दूसरी चीज आती है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है?
टेंजेंट जिस पॉइंट पर ड्रॉ हो रहा है उसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो वो लाइन नॉर्मल कहलाती है। अब नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, बच क्या गया नॉर्मल का स्लोप। आप याद करें 11th क्लास में हमने पढ़ा था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। आपको दिख रहा है इधर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तो अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अब हमें टेंजेंट का स्लोप पता है 11 है और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। मैं अब ये इरेज कर रही हूँ, आप अपना देख लेना, इसको नोट कर लेना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप m है, मान लिया ये m1 है तो ये हो जाएगा -1/11। पॉइंट 2,6। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, वही फॉर्मूला लगना है, y - y1 इंटू स्लोप इंटू x - x1। स्लोप चेंज हो गया ना, तो y -6 - 1/11 इंटू में x -2। 11 को यहाँ ले आओ, 11y - 66 इज इक्वल टू -x + 2, x - 11y - 68 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। अब मैं एक बात और यहाँ बता दूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1 बाय dy/dx करोगे तो वो आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट xy। अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी आती है, अगर आपको ये पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है और स्लोप मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। हम कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए। आगे बढ़ने से पहले 2-4 बातें और बता दूं मैं। अगर कोई टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो इन दैट केस टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। अगर कोई टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप हमारा डिफाइंड ही नहीं होता है, तो हम उसे अनडिफाइंड या 1/0 भी कह सकते हैं। तीसरी बात, कई बार क्या हो जाता है कि आपको स्लोप की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, स्लोप निकालना है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है 11th क्लास से कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन ये है तो इसका स्लोप हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -a/b। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आपको ध्यान रखना है। x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट स्लोप 0 है, y एक्सिस के पैरेलल स्लोप इन्फिनिटी है, और कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y से उस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। अब ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आ गया है कि आपको कर्व दे रखा है, टेंजेंट का स्लोप दे रखा है और आपने वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर स्लोप 2/3 है। उल्टा तो क्या करें, ये कर्व दे रखा है, स्लोप निकालने के लिए फिर बता रही हूँ डिफरेंशिएशन कर दो। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 √of 4x - 3 और 4x का 4 और 1 की हो जाएगी 0। ये कट के हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा 2/√of 4x - 3। ये हमारी डिफरेंशिएशन आ गई। डिफरेंशिएशन पूरे कर्व के हर पॉइंट पर जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब जिस पॉइंट पर स्लोप 2/3 है वो हमने निकालना है, तो इस स्लोप को आपने 2/3 के इक्वल रखना है। 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 = 4x - 3 का अंडर रूट स्क्वेयर कर दो, 9 = 4x - 3, इधर आकर हो जाएगा 12 = 4x। x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है तो हमारा स्लोप 2/3 है। y कितना है, y को यहाँ से निकाल दो, यहाँ 3 रख दो, 3 × 4 = 12 - 3 का अंडर रूट -1, 12 में से 3 गए, 9 का अंडर रूट 3 घटा 1, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी 3,2 वो पॉइंट है जिस पर हमारा स्लोप 2/3 होगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि आपको कर्व दे देंगे, स्लोप दे देंगे और पॉइंट पूछेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरह करना है कि डिफरेंशिएशन निकालनी है, स्लोप के बराबर रखनी है, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को
कर्व में रखना है तो y की वैल्यू आ जाएगी और हमारा पॉइंट आ जाएगा। देखो बेटा 6.3 को मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपको कर्व दे रखा है और टेंजेंट का स्लोप निकालना है, पॉइंट दे रखा है, डिफरेंशिएशन की, पॉइंट उसमें पुट किया, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या था जो अभी हमने किया था कि आपको कर्व की इक्वेशन दे दी थी, स्लोप दे दिया था, पॉइंट निकालना था, तो दोनों को बराबर करके हमने पॉइंट निकाल दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ क्या आ जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इसी कर्व पर एक पॉइंट निकालो, ध्यान देना, जिस पर टेंजेंट ये है, यानी टेंजेंट की इक्वेशन बनी बनाई दे दी, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप यानी कि dy/dx जो कि होगा 3x² - 11। लेकिन हमें टेंजेंट की इक्वेशन तो पहले ही दे रखी है और इस इक्वेशन से हम टेंजेंट का स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये +1 में आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c, तो m हमारा टेंजेंट का स्लोप होता है। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को इधर ले आओ, -x + y + 11 = 0। अब मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, -x का कोफिशिएंट बटे y का, जो कि 1 आ जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो भी आपका स्लोप 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन तो ऑलरेडी दे रखी है, तो उससे भी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और एक टेंजेंट के दो स्लोप तो हो नहीं सकते, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो 3x² = 12 आ जाएगा, x² 4 आ जाएगा, x की वैल्यू ±2 आ जाएगी। अब इसमें x को एक बार 2 रख दो तो y हो जाएगा 8 - 22 + 5, सॉल्व कर लेना, 5 और 8 13 -9, तो एक पॉइंट हो जाएगा 2 - 9, और एक पॉइंट इसमें -2 रखोगे तो आ जाएगा। यानी ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ये आ रही है। एक और बात, जो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ वही सारा अब मेन है, क्योंकि ये टॉपिक वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पहले इनको किया हुआ है। अब इतने शॉर्ट लेक्चर में आप पूरा चैप्टर तैयार नहीं कर सकते अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, ठीक है। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, इसमें तो डायरेक्ट कह दिया भाई ये टेंजेंट है। कई बार ऐसे कह देंगे कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। अब टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होएगा, और ये स्लोप हमने डिफरेंशिएशन से निकाल दिया, दोनों स्लोप बराबर रख दिए, उनसे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पॉइंट कर्व पे ऐसा निकालो जिसमें टेंजेंट फला लाइन के परपेंडिकुलर है। जो लाइन हमें दे रखी है उसका स्लोप हम निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे टेंजेंट का स्लोप आएगा, उसको dy/dx के बराबर करेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। और एक तीसरी बात और मैं बता दूं कि अगर आपका टेंजेंट इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो भी आप 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल सकते हो, y2 - y1/x2 - x1। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें आपने केवल स्लोप ही निकालना है। एक बात और, ये कर्व डायरेक्ट दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी कर्व आ सकता है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने डिफरेंशिएशन करा रखी है, आपने वहाँ dy/dx निकालना है, जो पॉइंट दे रखा है वो पुट करना है, तो उससे भी आपके टेंजेंट का स्लोप इजीली आ जाएगा। अगर नॉर्मल का स्लोप पूछें तो उस टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल आपने कर देना है, तो आपके नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि पॉइंट वाला क्वेश्चन भी ले लिया है और सब टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की जो 4 मार्क्स के अंडर आते हैं। एक्सरसाइज 6.4 अप्रोक्सीमेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको कोई फंक्शन गिवन है और कोई इंटरवल गिवन है a से b, ठीक है, और उसका हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो
पूरे इंटरवल में a से b के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिस पॉइंट पर मान लीजिए ए बी हमारा कोई इंटरवल है और उसको कोई सी पॉइंट बिलोंग कर रहा है और सी पर फंक्शन की वैल्यू इंटरवल की बाकी सभी वैल्यूज से ग्रेटर है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को कि इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है बाकी सारी वैल्यूज से बड़ी है, तो जो सी पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है और जो f की वैल्यू c पे आएगी वो क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए। अब यहाँ तो नहीं दिख रहा, मैं इसको ग्राफ को एक बार दोबारा से थोड़ा सा जिगजैग करके इसको ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये सी पॉइंट पे जो ग्राफ है सबसे ऊंचा जा रहा है, यानी पूरे इंटरवल में सी पे जो वैल्यू आ रही है वो सबसे बड़ी आ रही है, तो सी जो हमारा है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। और इस पे जो ये वैल्यू अटेन करेगा, मान लो ये 5 है और इस पे वैल्यू आ रही है 15, तो 5 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया और 15 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्लियर है? इसी इंटरवल में सबसे कम वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा और ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है, ये तो हो गया मैक्सिमा का। और अगर कोई पॉइंट सी ऐसा है जिस पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी वैल्यूज से लेस है, तो ये सी हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और सी पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो ये तो मैक्सिमम और मिनिमम का एक मोटा सा लॉजिक मैंने आपको बताया है। अब है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें कैसे? तो फिर वही बात आ जाती है, डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें कोई फंक्शन दे रखा है, हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, उससे हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अब ध्यान देना, x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी a b c कोई भी। ठीक है, जिन वैल्यूज पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जिन वैल्यूज पे, वो क्या कहलाएंगे? ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। जिन पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, उल्टा है यहाँ। और जिन वैल्यूज पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, वो हम नहीं करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डायरेक्ट इजी रहेगा आपके लिए। उसमें वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप इतना कंफ्यूजन माइंड में लेके चलो। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट अब हम करेंगे। हम इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो शब्द आते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। लोकल का मतलब होगा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जहां जहां डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव, ये भी मिनिमम वैल्यू है, ये भी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, लोकल भाई ये इतनी जगह में है, ये इतनी जगह में है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो वो है लोकल। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरे के पूरे इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, पूरे के पूरे इंटरवल में एक सिंगल लोएस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहलाती है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक फंक्शन दे रखा है पॉलिनोमियल, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि फंक्शन दे दिया तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, 12 की हो जाएगी 0, इसको उठा के रख दो 0 के इक्वल। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ, 0 के इक्वल रखने से हमें वो पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ कोई कर्व मुड़ता है, कॉन्स्टेशनरी पॉइंट्स। कहीं कोई कर्व मुड़ेगा वहीं तो वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। भाई जब आप ऊपर चढ़ के नीचे गिरोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे हो, नीचे गिर के ऊपर चढ़ोगे तो लोवेस्ट पॉइंट पे हो, तभी तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। इसलिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसको 0 रख रही हूँ, थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूँ, इसमें से मैंने 12x कॉमन लेना है, 12x कॉमन लिया तो ये बन गया x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू रख दिया 0। 12 तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से 0 आएगा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं।
2 1 जा 2, तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10th क्लास में 8th में 9th में आ जाता है, ये फैक्टराइजेशन अपना कर लेना। 2x माइनस x, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से 12 तो 0 हो नहीं सकता। अब इन तीनों की प्रोडक्ट 0 है तो तीनों में से कोई ना कोई 0, तो x 0, यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 1। ये 3 पॉइंट आपके आ गए हैं। अगला काम क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालना। तो इसको उठा के एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डबल डेरिवेटिव मैंने निकाला तो ये हो गया 12 × 3 = 36, 36x² प्लस 24x माइनस 24। कॉमन ले दो, जो भी निकले इसमें से 12 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 36, 3x² प्लस 2x माइनस 2 आ गया। ये तो आ गया डबल डेरिवेटिव। ये 3 आ गए पॉइंट्स आपके, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब इन तीनों पॉइंट्स के लिए आपने डबल डेरिवेटिव के साइन को चेक करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसकी एक छोटी सी टेबल भी बना सकते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ x है और यहाँ आपका f"x है। तो पहले मैं f"x यहाँ लिख देती हूँ। ये देखना भाई, इधर है ये 12 ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x माइनस 2, और यहाँ मैंने x की वैल्यूज़ ले ली। तो 0 -2 है, 0 है और 1 है, -2 है, 0 है और 1 है। जब मैं यहाँ -2 रखूँगी, 2 दूनी 4, 4 3 जा 12, -4 -2, 12 में से 6 गए 6, 12 × 6 = 72, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गया। चलें आगे। 0 रखोगे तो 12 के ब्रैकेट में 0 प्लस 0 -2 -24, यानी नेगेटिव आ गया। 1 रखोगे तो 12 के ब्रैकेट में 3 प्लस 2 -2 कैंसिल, 12 3 जा 36, ग्रेटर देन 0 आ गया। जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो हमारा हो जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। तो x = -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये सारी डिटेल आप अलग से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि x = -2 इज पॉइंट ऑफ, क्योंकि हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारा फंक्शन मिनिमम होगा, और वो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो बाद में निकालेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ध्यान रखना, फंक्शन ये है तो इससे ही वैल्यू निकलेगी। तो अब आप इसके अंदर x की जगह -2 रखोगे तो वो मिनिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसमें -2 रखने पर वो कैलकुलेशन आप कर लेना। जब मैं -2 रख रही हूँ तो ये वैल्यू -20 आ रही है, क्लियर है। ऐसे ही 1 पे भी, तो x = 1 भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है। तो या तो वो -20 तक गिरेगा या 7 तक मिनिमम वैल्यू आएंगी। और 0 रखने पर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसमें 0 रखने पर 0 0 0 तो कितनी आ जाएगी, 12। आप देख भी सकते हो तीनों में ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर समझाया है फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शन, कि आपने फंक्शन लेना है, डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू 0 रखना है, हर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है और ये प्रोसीजर फॉलो करना है। इसने कहा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो उन वैल्यूज़ को फंक्शन में रख के ये वैल्यू जरूर फाइंड करनी है। 4 मार्क्स के लिए बेटा ये इसी क्वेश्चन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। कुछ स्टेटमेंट सम्स हैं लास्ट एक्सरसाइज में, लेकिन वो 6 मार्क्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपके आएंगे नहीं, क्योंकि हमारा 6 मार्क्स का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं है। 1-2 छोटे छोटे स्टेटमेंट सम है कि 2 नंबर हैं, उनकी प्रोडक्ट ये है तो फाइंड द मैक्सिमम, उनको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट भाई ट्राई किया है कि मैं आपको सब कुछ इस छोटे से लेक्चर में कवर करके बता सकूँ, मेन बातें। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करें। और अगर मेरे इसको चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने डाउट्स ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कोई ऐसी चीज़ आपको लग रही है कि मुझे फिर से बतानी चाहिए तो मैं उसके लिए कोई छोटा सा लेक्चर अलग से भी बना सकती हूँ। थैंक यू।